हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, तो गैसेस का ट्रांसपोर्ट जो है, इसमें हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट ये देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि मेन मीडियम कौन है ट्रांसपोर्ट का और कितना परसेंटेज जो है कार्बन डाइऑक्साइड का और कितना परसेंट ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि ब्लड जो होता है ये मेन मीडियम है जिससे ट्रांसपोर्ट होगा ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब हम ऑक्सीजन का कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट होता है वो देखते हैं। देखो 97% जो ऑक्सीजन होती है ना, जो ब्लड में आरबीसी होते हैं उससे ट्रांसपोर्ट होती है। यानी ब्लड के अंदर जो आरबीसी होंगे ना, वो 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेंगे और बची हुई जो 3% होगी ना ऑक्सीजन, वो जो प्लाज्मा होगा ना, प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी। ठीक है, तो डिजोल्व फॉर्म में रहेगी ये। ठीक है, 3% ऑक्सीजन। अब इसके बाद बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड की। लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ब्लड में जो आरबीसी होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, जबकि 70% मैक्सिमम जो है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में रहेगी। ठीक है, मैक्सिमम हम ये बाइकार्बोनेट कैसे बनेगा ये हम जब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अभी देखेंगे ना उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो 70% जो है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होगी और 20 से 25% आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी। ओके, अब बची हुई कितनी रही, वो भाई 7%। तो 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिजॉल्व स्टेट में रहेगी प्लाज्मा के थ्रू। ठीक है, तो ये हमने भी जस्ट एक परसेंटेज देखा ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट का। अब हम ना पहले बात करेंगे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अब देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। हमने बोला कि जो आरबीसी होते हैं ब्लड के अंदर वो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं गैसेस का। ठीक है, इन आरबीसी में भी क्या होगा, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे करवाता है। यहाँ पे बात आ रही है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यानी हम क्या बोल सकते हैं, हीमोग्लोबिन किसका मिलकर बना हुआ है, हीम ग्रुप का मिलकर बना है और ग्लोबिन का, ग्लोबिन। ठीक है, इन दोनों चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, ये जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का मिलके बनता है, जिसमें 2 अल्फा के सब यूनिट होते हैं और 2 बीटा सब यूनिट होते हैं। यानी 2 अल्फा की चेन होंगी, ठीक है, और 2 बीटा की चेन होंगी। ओके, तो ऐसे मिलकर ये ग्लोबिन प्रोटीन बनेगा। अब बात आती है हीम क्या है। हीम क्या है, एक आयरन कंटेनिंग पोरफायरिंग यानी एक हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, पोरफायरिंग प्रोस्थेटिक ग्रुप यानी एक नॉन प्रोटीन ग्रुप है। ठीक है, इसको हम हीम बोलते हैं। ओके, क्योंकि इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है इसलिए हम इसको आयरन कंटेनिंग बोलते हैं। तो ये जो हीम ग्रुप होता है, ये हीम ग्रुप इस ग्लोबिन प्रोटीन से अटैच होता है। मतलब ये 4 चेन जो होंगी ना, इनसे ये हीम ग्रुप अटैच होंगे। ठीक है, हर चेन में एक एक हीम ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो यानी टोटल 4 हीम ग्रुप्स हमें देखने को मिलेंगे। तो अगर हम जैसे स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा होगा, जैसे हम ये मान ले रहे हैं, ये हमारे पास एक चेन है। ठीक है, एक हम ये मान ले रहे हैं, एक ये चेन है। ठीक है, एक ये चेन है, एक ये चेन है। ओके, अब ये जो है, इन चेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, इन चेन्स के अंदर प्रेजेंट है हीम ग्रुप और उसके अंदर आयरन प्रेजेंट है। ठीक है, हर चेन के अंदर हीम ग्रुप है और उसके अंदर आयरन है। ये सर्कल मैं बना रही हूँ, ये क्या है, ये हीम ग्रुप है और उसके अंदर आयरन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लेबल कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ा की चेन है। ये हमारे पास 2 अल्फ़ा चेन है। ये हमारे पास 2 बीटा की चेन है। ठीक है, ये 4 चेन मिलकर क्या बना रही है, ग्लोबिन प्रोटीन। ये इस ग्लोबिन प्रोटीन से कौन अटैच है, ये सर्कल जो हमें देखने को मिल रहा है इसको हम बोल रहे हैं हीम ग्रुप। ऐसे हमें 4 हीम ग्रुप ही हम ये देख रहे हैं और साथ में क्या प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है। ठीक है, ये सब चीज़ें मिलकर क्या बना रही है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बना रही हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कहाँ पे प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट है आरबीसी में। ओके, अब दूसरी बात क्या होती है कि ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा तो बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी
हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है और फिर उसका ट्रांसपोर्ट करवाता है। इसी वजह से, क्योंकि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन से बाइंडिंग की होती है, इसी वजह से हम हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन को। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से बाइंड कर जाती है और उसका ट्रांसपोर्ट करवाती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ये कैसा है, रिवर्सिबल है। मतलब जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, ठीक है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, और जब वो बाइंड नहीं करेगा, ठीक है, बाइंड कब नहीं करेगा, उसके लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पार्शियल प्रेशर किसका, ऑक्सीजन का। यानी पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा या नहीं करेगा, इसलिए हम ये रिवर्सिबल प्रोसेस बोल रहे हैं। डिसोशिएट भी हो जाएगा, ठीक है, और बाइंड भी करेगा। करेगा कब, पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी हर हीमोग्लोबिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, सिर्फ 4 से ज़्यादा नहीं। क्यों, क्योंकि देखो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये हीम ग्रुप प्रेजेंट है, तो कितने, 4 हीम ग्रुप प्रेजेंट है, उसके अंदर 4 आयरन प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेसिकली हम देखें तो ये जो आयरन होता है ना, इससे ये ऑक्सीजन बाइंड होता है और यही इसका ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, तो 4 ही हीम ग्रुप हैं, तो 4 ही ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो बाइंड कर ही नहीं पाएंगे। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, हमने अभी बोला कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से बाइंड करते हैं, कैसा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब बाइंड भी कर सकता है और डिसोशिएट भी करेगा। अब बाइंड कब करेगा, जब पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें याद रखना है कि कहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, एल्वेलाई में। एल्वेलाई में क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा था, और कहाँ था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था उसके अंदर भी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा था। ठीक है, तो एल्विलाई में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या बन जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। कहाँ पे कम होता है, टिश्यू में कम होता है। तो टिश्यू में किसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन का कैसा होता है, कम होता है। तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो है वो बाइंड नहीं करेंगे, डिसोशिएट रहेंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या है, हमने ये तो देखा कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो अगर ज़्यादा हो तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, आपस में दोनों की बाइंडिंग हो जाएगी। अब कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इस बाइंडिंग को रोकते भी है, तो वो कौन से फैक्टर हैं, जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होगा। ठीक है, वो कहाँ ज़्यादा होगा, टिश्यू में। ठीक है, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएंगे। जब H+ कंसंट्रेशन यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हाई होगी, उस समय भी क्या होगा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएंगे। मतलब ये सारे फैक्टर्स इनकी बाइंडिंग को रोकेंगे। ऐसे ही जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस समय भी जो है वो क्या होगा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, यानी बाइंडिंग में इंटरफेयर ये करेंगे। तो हमने अभी क्या देखा कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है उसमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए हम हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जब आपस में बाइंड होते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये बाइंडिंग जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कैसा है। अगर प्रेशर ज़्यादा है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का तो बाइंडिंग हो जाएगी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। ठीक है, और हीमोग्लोबिन से मैक्सिमम कितने ऑक्सीजन बाइंड हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड हो सकते हैं, उससे ज़्यादा बाइंड नहीं हो सकते। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बाइंडिंग को रोकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। ये सारे फैक्टर जो है वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को रोकते हैं। और बाकी हमने देखा कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या है, हीम क्या है, ग्लोबिन क्या है और कैसे इसका स्ट्रक्चर मिलके बन रहा है। ओके, अब हम जो है वो ग्राफ पढ़ते हैं इसका। अब यहाँ पर हम ना एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ेंगे। ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है इसमें हम क्या ले रहे हैं, इसमें हम एक साइड ले रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरी साइड हम क्या ले रहे हैं, परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। मतलब क्या हुआ कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो कितना परसेंट जो है, उसका कितना परसेंटेज जो है वो सैचुरेट हो रहा है डिफरेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे। ठीक है, यानी जब हम अलग अलग पार्शियल प्रेशर लेते हैं ऑक्सीजन का, उस समय ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज है सैचुरेशन का वो कितना आएगा।
उसको हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ओके, तो यही है। अब ये कर्व जो है इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर देखो 20 जब हमने पार्शियल प्रेशर लिया तो उस समय सैचुरेशन कितना आया, लगभग 30 के आस। ओके, जब हमने 60 लिया, क्या जब हमने 60 लिया तो उस समय में कितना देखने को मिल रहा है, 90 के आस। लेकिन जब हमने पार्शियल प्रेशर 100 कर दिया, जब हमने 100 कर दिया उस समय हम देख रहे हैं इसकी वैल्यू कैसी हो गई है, कांस्टेंट हो गई। अब इसके बाद वो नहीं बढ़ रहा, तो जो कर्व आ रहा है इसको हम बोल रहे हैं सिग्मोइड कर्व और एस शेप कर्व। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक ऐसा कर्व देखने को मिलेगा, सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन होगा जब परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जब हम अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो यानी ये 100 पार्शियल प्रेशर जब हमने लिया तो यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू कैसी होगी, सैचुरेट हो गई। अब इसके बाद नहीं बढ़ रहा है। अब देखो ये जो कर्व होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये कहाँ पर ज़्यादा हम क्यों करते हैं, हम इसको क्यों बनाते हैं, क्यों पढ़ते हैं, इससे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H+ कंसनट्रेशन, टेम्परेचर, pH, ये सारे फैक्टर्स जो हैं इनका इफेक्ट देख सके, कम है ज़्यादा है। उस हिसाब से हमें क्या पता लगेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग होगी हीमोग्लोबिन की वो कैसी है, कम है कि ज़्यादा है, ये चीज़ हमें पता लग जाती है। जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कर्व जो रहता है ये राइट साइड की तरफ जो है ये शिफ्ट हो, कब शिफ्ट होगा, हमने ये सारे फैक्टर्स के बारे में भी बात करी, कब शिफ्ट होगा, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो उस समय और कौन से फैक्टर्स बढ़ेंगे, H+ की जो कंसंट्रेशन है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो भी कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जब ये सारी कंडीशन होंगी तो उस समय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है एक दूसरे से बाइंड करने की वो कम हो जाएगी और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन डिसोशिएट होने लग जाएंगे। तो इस समय जो कर्व होगा वो कैसी शिफ्ट होगा, वो टुवर्ड्स राइट साइड जो है, टुवर्ड्स राइट साइड जो है वो शिफ्ट करेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम राइट शिफ्ट बोलते हैं, को हम राइट शिफ्ट। ठीक है, अब ये कर्व जो है अगर राइट साइड की तरफ शिफ्ट होता है तो ये लेफ्ट साइड की तरफ भी शिफ्ट होगा। उस समय क्या कंडीशन होगी, ठीक अपोजिट। मतलब हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग एफिनिटी होगी ऑक्सीजन से उस समय ज़्यादा होगी, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। तो उस समय क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, H+ आयन की कंसंट्रेशन लो होगी, टेम्परेचर जो है वो लो होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें ये कर्व लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। इसको हम बोलेंगे लेफ्ट, को हम बोलेंगे लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, यानी हम लेफ्ट शिफ्ट में क्या देख रहे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो हमें बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये बात पता है कि जो पार्शियल प्रेशर, हमने पार्शियल प्रेशर की वैल्यू देखी थी ना ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहाँ ज़्यादा होता है, लंग्स में ज़्यादा होता है, एल्विलाई में ज़्यादा होता है। तो जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लंग्स में ज़्यादा होगा तो बाकी सारे फैक्टर्स क्या होंगे, कम होंगे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, H+ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो उस समय क्या बनेगा, उस समय ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। कहने का मतलब सिंपल सा, लंग्स के अंदर एल्विलाई के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि वहाँ उसका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और बाकी सारे फैक्टर्स लो हो गए। ऐसे ही हमें ये बात पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कहाँ ज़्यादा होता है, टिश्यू में। ये बात हमें पता है, ये हमने पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है वो टिश्यू में ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो होगा। बाकी सारे फैक्टर जैसे H+ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ये सब क्या होंगे, ये सब जो हैं ये हाई हो जाएंगे। तो उस समय क्या होगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं करेगा, डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। टिश्यू में क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो नहीं बनेगा, डिसोसिएशन हो जाएगा ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से। अब यहाँ पर हमें इससे क्या पता चल रहा है, एक सिंपल शब्द में हम बोलें तो सिंपल लाइन में हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से की बाइंडिंग एफिनिटी कहाँ ज़्यादा है, लंग्स में ज़्यादा है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। और जो है वो एफिनिटी उसकी कहाँ पे कम है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंड करने की, टिश्यू में कम है, तो वहाँ पे वो डिसोशिएट हो जाए। ठीक है, यहाँ हमें एक लाइन और बोलिए कि अगर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसमें से 5 ml ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू को डिलीवर की जाती है नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, अब ये तो हमने देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा। अभी जो है वो हम कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं। अब देखो हमने
ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया तो हमें काफ़ी हद तक कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट भी समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो जैसे हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ा है उसी से पूरा रिलेट करके हम इसको पढ़ेंगे। कुछ जो चीज़ जो यहाँ पे अलग है वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहली पॉइंट यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। कार्बन डाइऑक्साइड का जब ट्रांसपोर्ट होता है तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन मिलता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन बाइंड होकर क्या बनाएंगे, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन के और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग हो रही थी तो क्या बन रहा था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन बाइंड होते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब दूसरी बात, यहाँ पर हम इसको कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोले, अमीनो ग्रुप आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है तो वो हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है उसका जो टर्मिनल अमीनो ग्रुप होता है उससे बाइंड होता है। ठीक है, टर्मिनल अमीनो ग्रुप से बाइंड होता है, इसलिए बनता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जब बाइंड हो रहे थे तो ऑक्सीजन आयरन से बाइंड हो रहा था। ठीक है, और वो आयरन ही उस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर पा रहा था। ऐसे ही यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लोबिन प्रोटीन का अमीनो ग्रुप है उससे बाइंड कर रहा है, इसीलिए हम इसको कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, तीसरा चीज़ कि जब ऑक्सीजन का बाइंडिंग हो रही थी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा था, तो वो किससे रिलेटेड थी, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे ही यहाँ पर भी हाई पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। मतलब यहाँ भी बाइंडिंग जो है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की वो किससे रिलेटेड है, जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का हाई होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब चौथा पॉइंट क्या आता है कि देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कौन से फैक्टर्स ऐसे थे जो उसका फॉर्मेशन रोकते थे, डिसोसिएशन करवाते थे। कौन से फैक्टर्स थे, हाई PCO2, लो PO2, हाई टेम्परेचर, हाई जो है वो H+ आयंस की कंसंट्रेशन, ये सारे फैक्टर्स जो थे वो बाइंडिंग को रोकते थे। ठीक है, डिसोसिएशन करवाते थे। ऐसे ही यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जब ट्रांसपोर्ट होता है तो जैसे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में कार्बन डाइऑक्साइड अगर हाई हो जाए तो उसके ट्रांसपोर्ट को रोकेगा ना, ऐसे ही यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर हाई हो जाए तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। इसमें टेम्परेचर जो है वो लो हो जाएगा, इसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो भी लो हो जाएगा, इसके अंदर जो लो है H+ आयंस उनका कंसंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को रोकेंगे। ओके, अब एक चीज़ और, हमने जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ ज़्यादा बनता है, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा हो। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कहाँ ज़्यादा होता है, एल्विलाई के अंदर, और कहाँ कम होता है, टिश्यू के अंदर। ऐसे ही यहाँ पे भी बाइंडिंग पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड है, तो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ ज़्यादा होता है, टिश्यू के अंदर। टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन एसोसिएशन होगा। और कहाँ कम होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एल्विलाई के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, एल्विलाई में डिसोसिएशन होगा। ओके, और टिश्यू में एसोसिएशन होगा, मतलब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बन जाएगा। ठीक है, अब इतने जितने भी पॉइंट यहाँ पर लिखे गए ये सारे पॉइंट जो है ये हमें अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पड़ रहा है तो बस हम इसको आराम से लिख सकते हैं, कर सकते हैं। इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या लिखा है। पहली चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे हो रहा है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन इसमें बन रहा है। दूसरी चीज़, बाइंडिंग किससे रिलेटेड है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हाई पार्शियल प्रेशर है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखो तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा है, यही हमने पढ़ा कि PO2 जो है वो एक मेजर फैक्टर है। PO2 जो है वो एक मेजर फैक्टर है जो बाइंडिंग को अफेक्ट करेगा, मतलब हाई PO2 जो है वो क्या करेगी, बाइंडिंग को रोकेगी। ये चीज़ हमने देखी। ठीक है, और हमने अभी एसोसिएशन और डिसोसिएशन वाला पॉइंट जो है वो भी पढ़ा। उसमें हमने क्या देखा कि एसोसिएशन कब होगा, जब PO2 का जो लेवल है, जब PCO2 जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हाई होगी कहाँ पर, टिश्यू में, और लो होगा PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू में। तब क्या होगा, बाइंडिंग होगी, एसोसिएशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड की और हीमोग्लोबिन की, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनेगा। और जब PCO2 लो है और PO2 हाई है एल्विलाई में तो डिसोसिएशन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का
हीमोग्लोबिन से, तो कार्बोअमीनो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोल रहे हैं क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर शिफ्ट। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर शिफ्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज आरबीसी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है और यही कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्लाज्मा के अंदर लो होता है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन करवाता है, इसको थोड़ा हम समझते हैं। तो देखो, इसके लिए हम ये रिएक्शन समझेंगे क्या होता है हैमबर्गर शिफ्ट में और क्लोराइड शिफ्ट में। जैसे ये हमारे पास मान लेते हैं, हमारे पास प्लाज्मा है। ओके, ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा के यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये आरबीसी। ठीक है, अब होता क्या है, इस आरबीसी में हमने क्या बोला कि एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है आरबीसी। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है आरबीसी में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्शन करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन हो। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड। फिर से ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है, ये इस कार्बोनिक एसिड को ब्रेक करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन जो आरबीसी में है, ये कहाँ जाएंगे, ये प्लाज्मा में जाते जाएंगे। मतलब क्या हो रहा है, प्लाज्मा के अंदर ये बाइकार्बोनेट आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है और आरबीसी में कम होता जा रहा है, क्या आरबीसी में इसका बाइकार्बोनेट आयंस का कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया, प्लाज्मा के अंदर हाई हो गया। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर हाई हो गया, तो क्या हुआ, एक डिसबैलेंस क्रिएट हो गया। अब क्या होगा, आरबीसी का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया और प्लाज्मा का भी डिस्टर्ब, एक में ज़्यादा हो गया, एक में कम हो गया। तो बैलेंस को मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा क्या करेगा, यहाँ से क्लोराइड आयंस, जो कैसे है, नेगेटिव, क्योंकि जो बाइकार्बोनेट आयन है वो भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, तो ये क्लोराइड आयंस जो हैं ये कहाँ जाएंगे, ये प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर आ जाएंगे। यानी ये कार्बोनेट आयंस जो होंगे इस डिसबैलेंस को मेंटेन करेंगे और बैलेंस हो जाएगा। यानी जो नेगेटिव आयंस का आरबीसी में कमी हो गया, वही एक अब दूसरा कोई नेगेटिव आयन आकर उस कमी को पूरा कर देगा। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लोराइड शिफ्ट। इसी को हम क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर शिफ्ट बोलते हैं। हैमबर्गर जो थी उन्होंने दी थी, इसलिए इसको हैमबर्गर शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन देखो लिखी है, क्या हो रहा है, आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्शन कर रहे हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में। ये क्या बना रहे हैं, कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनहाइड्रेज फिर से आया, क्या करा उसने, ब्रेक कर दिया, क्या बनाया, बाइकार्बोनेट आयंस और H+। अब ये बाइकार्बोनेट आयंस कहाँ चले गए, प्लाज्मा में चले गए, बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये बाइकार्बोनेट आयंस जो थे ये प्लाज्मा में जो है इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया और आरबीसी में कम हो गया। तो प्लाज्मा ने क्या किया, प्लाज्मा ने आरबीसी के अंदर क्लोराइड आयंस को भेजकर इस बैलेंस को मेंटेन कर दिया। इसी को हमने क्या बोला, क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर शिफ्ट। तो यहाँ पर क्या लिखा है, टिश्यू साइट, एट द टिश्यू साइट। यहाँ पर क्या है, टिश्यू साइट में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है। ठीक है, इस हाई, क्यों हाई है, ड्यू टू कैटाबॉलिज्म। क्या होगा यहाँ पर कैटाबॉलिज्म में, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा। आरबीसी प्लाज्मा की बात हो रही है यहाँ पर, और क्या बना रहा है, हमने ये रिएक्शन देखी, कार्बोनिक एसिड, फिर उसके बाद फाइनली क्या बनाया, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयंस और H+ आयंस। ठीक है, अब यहाँ पर एल्वुलार साइट की बात हो रही है, क्या लिख रहे हैं, एट द एल्वुलार साइट वेयर PCO2 इज लो। ठीक है, रिएक्शन प्रोसीड्स इन अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर हेल्डेन इफेक्ट की बात हो रही है। हेल्डेन इफेक्ट क्या कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ जाएगी, रिलीज हो जाएगी फ्रॉम एल्वुलाई टू एयर, बाहर चली जाएगी एटमॉस्फेयर में। कैसे जाएगी, क्या होता है कि जो एल्वुलाई होती है, एल्वुलाई के अंदर किसका जो है पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का। ठीक है, हाई PO2 होता है, इसकी वजह से क्या बनता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अब यहाँ पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बढ़ता ही जा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर PO2 ज़्यादा है। ठीक है,
इस वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बढ़ता ही जा रहा है। तो हीमोग्लोबिन यहाँ पर कैसा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ये बिहेव कर रहा है। इसकी वजह से ये क्या करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में है, ठीक है, उसको ब्लड से कहाँ लाएगा, ये इसको ब्लड से कहाँ ले आएगा, एल्विलाई में, ठीक है, एल्विलाई में आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा, ये क्या करेगा, H+ आइंस जो हैं, देखो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्विलाई में आया, कैसे आएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो गया, एसिडिक होने की वजह से ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा H+ आइंस रिलीज करेगा, और ये H+ आइंस किससे कंबाइन करेंगे, बाइकार्बोनेट आयन से, SCO3 नेगेटिव आयन से, और सेम जो ऊपर हमने अभी रिएक्शन देखी वही रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। क्या होगा यहाँ पर बन जाएगा कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड जो है ये डिसोशिएट होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से एल्वेलाई में जाएगी, और एल्वेलाई से एयर में। इसी को हम हेल्डेन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम हेल्डेन इफेक्ट बोलते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है फ्रॉम एल्वेलाई टू एयर, रिलीज हो जाएगी, ठीक है, हम एल्डेन इफेक्ट बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर लास्ट पॉइंट क्या लिखा, अच्छा ये क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एट टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल में बाइकार्बोनेट के जो है इस तरह से ट्रैप होगी, ट्रांसपोर्टेड टू द एल्वेलाई इज रिलीज्ड आउट एज कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हमने अभी एल्डेन इफेक्ट में पढ़ लिया। लास्ट लाइन क्या है, लास्ट लाइन जो है उसमें क्या लिखा हुआ है कि एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एल्विलाई, ठीक है, अगर 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसमें से 4 ml जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एल्विलाई में डिलीवर हो जाती है, ठीक है, 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई में डिलीवर हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ये हमने अभी देखा ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड का।